सुजीत कुमार यादव है। चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर का आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, पार्ट ये 2 है, याद रखिएगा, पार्ट नंबर 2 है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम समझेंगे कि कोल्ड वॉर जो हम लोग ख़त्म किए थे। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे कोल्ड वॉर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर का क्या कारण था, उससे पहले 2 वर्ल्ड वॉर कैसे हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था, क्या देखा था कि जो इंडिया था ना, मैंने बताया था आपकी पिछली क्लास में कि इंडिया ना किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। अच्छा, गुट मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था? अच्छा, आपको अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो को देखें, तब ये वाली वीडियो समझ में आएगी। मैंने बताया था कि 2 गुट है। ठीक है, कितने गुट हैं? 2 गुट हैं। पहला गुट का नाम क्या था बताइए? पहले का नाम था यूएसए और दूसरे का नाम क्या था? यूएसएसआर। ठीक है, कोई दिक्कत? उसमें मैंने बताया था कि जो यूएसए था, जो आप यूएसए देख रहे हैं, ये यूएसए कौन था? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं यूएसएसआर, ये था आपका सोवियत संघ। कौन था? सोवियत संघ। ठीक है, अब 2 ये अमेरिका और यूएसएसआर दोनों थे। इन दोनों गुट में क्या हो रखे थे? छोटे छोटे देश मिलके शामिल हो रहे थे। कौन हो रहे थे? छोटे छोटे देश इनमें शामिल होने का काम कर रहे थे। ये छोटा देश, ये देश सब आपस में क्या कर रहे थे? शामिल कर रहे थे। इसमें भी देश शामिल हो रहा था, जिसमें मैंने आपको कहानी बताई। क्या बताई? कि इसमें एक देश आ रहा था, कौन? क्यूबा। कौन आ रहा था? क्यूबा। और क्यूबा को कौन मना कर रहा था आने के लिए? अमेरिका बोल रहा था, भैया तुम वहाँ मत जाओ। कहाँ पर मत जाओ? यूएसएसआर के अंदर मत जाओ। कारण क्या बताया मैंने आपको? बताया था कि बिल्कुल अमेरिका के निकट में बैठा हुआ था। कौन? क्यूबा। ठीक है, जिसकी वजह से क्यूबा क्राइसिस भी हमने पढ़ लिया था। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडिया जो था ना, ये याद रखना, इंडिया किसी भी गुट में नहीं गया। ना ही इंडिया यूएसएसआर में गया, ना ही यूएसए में गया। इसके कारण से इंडिया को बहुत फ़ायदे हुए। कैसे कैसे फ़ायदे हुए उसके बारे में देख लीजिए। इंडिया ना हर चीज़ से सक्षम रहा। कैसे? इंडिया को दोनों तरफ से लड्डू मिल रहे थे। कभी यूएसए सोच रहा था कि इंडिया मेरे अंदर आएगा, जिसकी वजह से यूएसए इंडिया में फैक्ट्री, ठीक है, और वेपन्स, सब इंडिया को दे रहा था। उधर यूएसएसआर सोच रहा था इंडिया मेरे अंदर जाएगा, तो इसके लिए इंडिया को इधर से भी फ़ायदे मिल रहे थे, बेनिफिट। ये भी फैक्ट्री अपना वेपन्स दे रहा था। ठीक है, तो नई नई चीज़ें ये लोग क्या कर रहे थे? इंडिया को तोहफे के रूप में दे रहे थे, दे रहे थे ताकि इंडिया ना किस में शामिल हो जाए? बताइए, इन दोनों में से किसी एक गुट में शामिल हो जाए। बट इंडिया किसी में नहीं गया। इंडिया अपना ध्यान में रखते हुए चीज़ों को इसने क्या किया? इसने किया कि भैया देखो, मैं बताता हूँ। इंडिया बोला कि मैं पिछले 200 साल से गुलाम रहा हूँ। ये तो आपको भी पता होगा। हम लोग इंडिया के जितने भी लोग हैं, हमें पता है कि इंडिया कितने साल से गुलाम था? 200 साल से गुलाम था। तो इसलिए इंडिया नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था? कि भैया ना मैं दोबारा गुलाम बनूं। ठीक है, ये दोबारा गुलाम नहीं होना चाहता था, जिसके कारण से इंडिया ने क्या किया? मना कर दिया कि मैं किसी गुट में नहीं जाऊंगा। और इसने एक अपना नया गुट बनाया, जिसका नाम दिया इसने नाम। क्या नाम दिया? नाम। नाम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष। क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष। पूरा नाम इसका गुट निरपेक्षता है, जिसे गुट निरपेक्षता मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट है, गुट निरपेक्षता मूवमेंट कहते हैं। इसमें क्या था कि इंडिया बोला था कि किसी के अंदर नहीं शामिल होना, और इसके साथ साथ बोला था, क्या बोला था? ये बोला था कि भैया जिस भी कंट्री को किस, अब आपके पास 3 ऑप्शन है। नाम ने क्या बोला कि आपके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। किन के पास? जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, छोटे मोटे जितने भी, इनके पास बोला 3 ऑप्शन है। या तो आप यूएसए में जाइए, या तो आप यूएसएसआर में जाइए, और ना ही आप क्या आइए कि आपको किसी में नहीं जाना तो नाम में आइए। नाम का मतलब क्या था? कि ये ना किसी के अंदर जाना, ये दोनों के अंदर। नाम एक ऐसा चीज़ था जिसके अंदर क्या है? आपको खुद ही
क्या करना है, अपना एक अलग नाम में शामिल होते ही आपके साथ क्या होगा, एक अलग तरीके से आपको देखा जाएगा। आप अपना डेवलपमेंट, आप अपनी सब कुछ क्या कर सकते हैं, खुद अपने आप कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में क्या था, प्रेशराइज था। क्लियर यहाँ तक? जिसकी वजह से क्या हुआ, नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अच्छा, नाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि नाम की इस्टेब्लिशमेंट ये सब क्या हुई थी। तो याद रखना, जैसे हमारा ये बर्लिन की दीवार बनी, कब बनी थी, 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी। ठीक है, 1961 में जैसी बर्लिन की दीवार बनी, लोगों ने क्या किया, इसी टाइम पे एक, कहाँ पे, बांडुंग सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ ना, बांडुंग सम्मेलन। ये बांडुंग सम्मेलन के तहत क्या हुआ, नाम का गठन हुआ। स्टार्टिंग में ये 3 देश थे, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई ना, तो उस समय 5 देश आए। कितने देश आए, 5 देश आए। एक सेकंड में आपको बता दूं, 5 कंट्री इन्वॉल्व हुई। वेट, हाँ, पहला आपका इंडिया था, दूसरा आपका सॉरी अफगान नहीं है, दूसरा आपका था यूगोस्लाविया, ठीक है। तीसरा था आपका इजिप्ट। समझे कितने देश के थे, 5 देश के थे, इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट। ठीक है, अगले था घाना देश का था। ठीक है, 4 हो गए। एक और था भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना। अभी याद आ जाएगा मेरे को, मैं बता दूंगा आपको। देखिए, इंडिया के जो कौन थे, आपको पता है पीएम कौन थे उस समय, नेहरू। कौन थे, नेहरू जी। ये इन्होंने यहाँ पे मेन हेड का रूप में आए। यूगोस्लाविया के जो थे वो थे टीटो, इनका पूरा नाम है जोसेफ बोस टीटो। इजिप्ट, मिस्र के जो थे, इनका नाम था अब्दुल नासिर। क्या नाम था, अब्दुल नासिर। और जो ये घाना का थे, ये थे वामे एन कुरमा। क्या नाम था, वामे एन कुरमा। ठीक है, ये हो गया। एक और थे, मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया। कौन थे, इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया। मैंने कहा याद आ जाएगा मेरे को। और इंडोनेशिया से कौन थे, मैंने क्या क्या लिखवा दिया, नेहरू लिखवा दिया, यूगोस्लाविया टीटो लिखा दिया, इजिप्ट का अब्दुल नासिर लिखा दिया, गाना का वामे एन कुरमा लिखा दिया। और इंडोनेशिया से मैं आपको बता देता हूँ कौन थे। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, मेरे को याद आ जाएगा अभी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अब ये 5 देशों ने क्या किया, मिलके, इन पांचों ने मिलके क्या बनाया, नाम बनाया, नाम की इस्टेब्लिशमेंट की। नाम जो बना था शुरू में इतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन धीरे 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 नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, कहते हैं ये तो साल्ट वाला आ गया, ये वाला नाम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। नाम का ऊपर ही होगा, वेट, एक नीचे होगा, नहीं दिया क्या, हाँ ये तो नाम का ही तो है। हाँ, देखिए, क्या था, असंयुक्त आंदोलन, वही नाम को ही बोलते हैं। कि शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियों के बीच में क्या चला था, तनाव चला था। ठीक है, इसी तनाव के बीच में क्या हुआ, एक नया आंदोलन खड़ा हुआ, जिसका उद्देश्य था गठबंधनों देशों से क्या करना, खुद को अलग रखना। और इस आंदोलन के विश्व शांति तथा इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी कहा गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों का गठबंधन शामिल ना होने का आंदोलन था। मतलब महाशक्ति गठबंधन, जो महाशक्तियों का गठबंधन था, उसमें शामिल हमें नहीं होना है। ठीक है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अलग नहीं थे। मतलब अगर कोई भी इंटरनेशनल मूवमेंट होता है तो उसमें ये अलग नहीं थे, उसमें भागीदारी ले सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये स्थापना इसकी 1955 लिख रही है, लेकिन गलत है, 1955 में नहीं, 1961 में थी। हाँ, 1955 में 3 लोगों की बैठक हुई थी, ये 3 की। ठीक है, जोसेफ बोस टीटो हो गया, नेहरू हो गए, मिस्र हो गया, अब्दुल नासिर हो गए, ये सारे की बैठक हुई थी उस समय। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, मैंने बताया था, बांडुंग के एक सफल बैठक हुई थी। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन बोलते हैं जिसे गुटनिरपेक्षता का विचारधारा उदय किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा पड़ा आपका मिस्र का, हाँ, सुकुर्णो, ये रह गया था। ठीक है, कौन थे, इंडोनेशिया के सुकुर्णो थे।
गुटनिरपेक्षता आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए क्या लगा था कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। टोटल 25 देशों ने भाग लिया था। 14वें सम्मेलन 166 और जब 14th सम्मेलन हुआ पहला तो बेलग्रेड में हुआ, लेकिन उस समय 25 देश ने भाग लिया। जब 14th जब हुआ 14th सम्मेलन हुआ तो 166 मेंबर क्या हुए इसमें शामिल हुए और 15 जो पर्यवेक्षक देश थे। 15 पर्यवेक्षक देश के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वर कंट्री, जो देखने आते हैं कि भैया यहाँ पे सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि भैया देखिए यहाँ पे कि कौन कौन शामिल था। यहाँ पे मैंने बताया था यूगोस्लाविया के जोसेफ बोस टिटो थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, घाना के वामे एनकुरमा था, ये सब मैंने सब लिखवा दिया था। एक वर्ड आता है अलगाववाद। अलगाववाद एक ऐसा वर्ड है ना जिसमें ना इंटरनेशनल मूवमेंट से ये बिल्कुल दूर रहते हैं। अगर इंटरनेशनल मूवमेंट में कोई भी काम हो ये अपने आप को हमेशा अलग रखते हैं। ठीक है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमेशा ये क्या करते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। ये से क्या कहते हैं? अलगाववाद कहते हैं। लेकिन नाम ऐसा नहीं था। आपको पता है कि नाम के बारे में मैंने अभी बताया, क्या बताया नाम के बारे में, कि नाम जो था वो भले ही अलग था उन दोनों गुटों से, लेकिन इंटरनेशनल मूवमेंट जब भी कोई कांड होता था, कुछ भी होता था इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये नाम क्या होता था, उसमें भागीदारी लेता था। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गुटनिरपेक्षता और भारत। इसके बारे में देख लीजिए। कहता है भारत गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। मतलब वही जो संस्थापक सदस्य है उसमें से भारत एक था। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के सदस्य होने से भारत को लाभ तो हुआ, साथ ही साथ आलोचना का भी सामना करना पड़ा। लाभ क्या क्या हुआ? स्वतंत्र विदेशी नीति आई इसके पास, दोनों महाशक्तियों का समर्थन भी ना, मैंने बताया कि दोनों हाथ से लड्डू खा रहे थे ये। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली इसे, एक महाशक्ति द्वारा विरोध किए जाने पर दूसरी महाशक्ति का समर्थन मिला। मतलब मान लो कि हाँ यूएसए हमारा विरोध कर रहा है तो यूएसएसआर हमारे साथ हो जाता था, और कभी यूएसएसआर हमारा विरोध कर रहा है तो यूएसए हमारे साथ हो जाता था। क्योंकि इन्हें पता था कि भारत हमारे अंदर कभी ना कभी आ जाएगा अगर हम इनके साथ रहेंगे तो। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग, और भी जो डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री जो थे ना उनका और साथ में क्या हुआ, इनको सहयोग मिला। किनको मिला सहयोग? बताइए, इंडिया को। कारण क्या था? इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी भी गुट में नहीं गए। आलोचना क्या थी? कि भारत की नीति स्थिरता नहीं थी। मतलब भारत की जो पॉलिसी थी ना वो स्थिर नहीं थी। कैसे स्थिर नहीं थी? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, कि भैया जो इंडिया है ना, इंडिया भले ही नाम में शामिल है, लेकिन हर बच्चे को पता है कि इंडिया किसके साथ रहता है। हमेशा जो इंडिया है ना वो यूएसएसआर के साथ रहता है, क्योंकि यूएसएसआर ने हमें क्या किया, समय समय पर टाइम टाइम पे हमारी क्या की है, उसने मदद की है। समझ में आ गया था? फिर कहता है एक भारत की नई सिद्धांत ही, मतलब भारत की कोई अपनी पॉलिसी नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय निर्णय से बचने का प्रयास, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो होने वाले कांड है उससे बचने के लिए भारत ने क्या किया, नाम बनाया। लेकिन ऐसा नहीं था। 1971 में सोवियत संघ द्वारा ली गई सहायता, मैंने बताया कि यूएसएसआर क्या करता था, हमें पता है कि हमारा शुरू से दोस्त है सोवियत संघ। अब 1971 में सोवियत संघ ने क्या कर दिया, हमें सहायता कर दिया, और सहायता किया तो पता चल गया कि भैया सोवियत संघ द्वारा ली गई सहायता का गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन किया गया। मतलब माना गया गुटनिरपेक्षता का ये उल्लंघन। क्यों माना गया? क्योंकि दोनों गुट जो दो गुट हैं उसमें से ये दोनों गुट क्या थे, दोनों गुट से भारत और जितने भी नाम की कंट्रीज थे ये अलग रहने की बात की थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोवियत संघ ने क्या किया, मदद किया, भारत ने एक्सेप्ट किया। समझ में आ गया तक? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता है यहाँ पे, कि दोनों महाशक्तियों से लाभ उठाने की कोशिश। हाँ ये बात भी सही है, ये भी आलोचना की है तो, कि भैया अगर मैं किसी भी गुट में नहीं जाऊँगा तो मेरे को क्या होगा, दोनों तरफ से फ़ायदा हो। तो फ़ायदा हो कि भैया बढ़िया है ना, कुछ हो रहा है तो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है। तो देखिए इसके बारे में, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के से हमारा तात्पर्य आज के समय गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता से है। मतलब अच्छा, इसका मतलब क्या बताता है कि ये जो प्रासंगिकता, मतलब इसका मतलब क्या है कि गुटनिरपेक्षता का जो सिस्टम है क्या आज भी आपको देखने को मिलता है वर्तमान टाइम में। क्या कहते हैं, आज के समय में भी हमें देखने को मिलता है। कई विद्वान का मानना है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्षता को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कई विद्वान कहते हैं कि वर्तमान आज के टाइम में हमें गुटनिरपेक्षता की कोई ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध के कारण हुआ था। किस कारण हुआ था? शीत युद्ध। आपको पता है कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, कब ये स्टार्ट हुआ था ये बताया था मैंने। चलो बताया था तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो सुन लो,
1945 से 1991 तक चला था ये, शुरू 95 में हो जाता है 45 में। क्यों? मैंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहीं ख़त्म होता है, और यहीं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, ठीक है, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होता है और यहीं से शुरू होता है क्या? कोल्ड वॉर। आपका क्या शुरू होता है? कोल्ड वॉर। डन यहाँ तक? क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखता है कि आज के समय गुटनिरपेक्षता की उपयोगिता। आज अगर गुटनिरपेक्षता है तो उसकी क्या ज़रूरत है? तो कहता है पहले शांति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वो शांति नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, शांति को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा क्या? विकास को बढ़ावा देने के लिए। विकास, फिर विकास को गलत समझ रहे हो, वो विकास नहीं है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है ये। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, मतलब इंटरनेशनल मूवमेंट में जितने भी समस्याएं हैं उन सब के प्रति ना लोगों को जागरूक करने के लिए गुटनिरपेक्षता की जरूरत है। छोटे देशों की स्वतंत्रता की रक्षा। अब छोटे छोटे जो देश है जो फ्रीडम अपना रख सके, कैसी फ्रीडम? मान लो कोई बड़ा देश आए और इन पे क्या कर दे? अटैक कर दें। अब अटैक करने से क्या होगा? इनकी फ्रीडम छिन जाएगी, ये किसी और के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इन सब से कौन बचाने का काम करेगा? गुटनिरपेक्षता। कहता है पर्यावरण और आतंकवादी जैसे समस्याओं से निपटने के लिए भी गुटनिरपेक्षता की जरूरत है। चलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि शीत युद्ध 1945 से 1999 कि शीत युद्ध। कहता है जैसा कि ऊपर बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध उदय और इससे शीत युद्ध शुरू हुआ। मैंने वही चीज़ बताया कि दो गुट शुरू हुए, यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, और इन्हीं दोनों गुटों की वजह से क्या शुरू हुआ? शीत युद्ध शुरू हुआ। क्लियर यहाँ तक? फिर कहता है शीत युद्ध क्या है? सुन लीजिए भैया, मैंने बताया था पहले भी आपको, शीत युद्ध से तात्पर्य ऐसी स्थिति है जिसमें दो देशों के बीच में वैचारिक युद्ध, मतलब बातों से युद्ध होता है। वैचार मतलब आप कह सकते हो बिहेवियर से हो सकता है, आपके काम से, ठीक है, ऐसे सैन्य युद्ध नहीं है ये, ठीक है, वैचारिक युद्ध है, थॉट्स वॉर है। क्लियर? कहते हैं दूसरे शब्दों में दोनों महाशक्ति युद्ध के अलावा अन्य तरीकों से क्या करते हैं, जैसे हो गया यहाँ पे गठबंधन बना के, क्या गठबंधन बना के, जैसे नाटो बनाया था अमेरिका ने, हथियार बनाकर, ठीक है, वेपन्स बनाकर खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश को क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, निवारण के तर्क के कारण युद्ध का जोखिम नहीं उठा पाती है। ठीक है, मतलब युद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि पता है कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों का नुकसान होगा, यूएसएसआर का भी होगा और यूएसए का भी होगा। जब दोनों का नुकसान होगा तो ऐसे टाइम में दोनों क्या करते हैं? अब मान लो यार, एक बात बताओ, एक पहलवान यहाँ पे खड़ा कर दिया मैंने और एक पहलवान मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। अब दोनों पहलवान के पावर क्या सेम है? जब दोनों पहलवान के पावर सेम हो ना तो दोनों को पता है कि क्या होगा, दोनों का नुकसान होगा। तो ऐसे टाइम में दोनों को आपस में भिड़ाने के बजाय दोनों को क्या किया जाए? अलग रखा जाए। हाँ, कैसे? इन ये अपना काबिलियत दिखाए, ये अपनी काबिलियत दिखाए और दोनों एक दूसरे को पावरफुल साबित करें। लेकिन ये लड़ाई ऐसी लड़ाई होती जिसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आता। ठीक है, उसी के चक्कर में दो महाशक्ति उभरे थे और जिसके कारण क्या हुआ था? लड़ाई तो हुई नहीं थी, जिसको शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, शीत युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण क्या माना जाता है? कहते हैं सोवियत संघ और अमेरिका की विचारधारा बिल्कुल भिन्न थी, मतलब दोनों के जो थॉट्स थे बिल्कुल अलग थे। मैंने इसके बारे में आपको बताया होगा कि जो सोवियत संघ है इसकी विचारधारा थी सोशलिस्ट। क्या थी? सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, समाजवादी। क्लियर? लेकिन जो अमेरिका की विचारधारा थी ये क्या थी? कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी। ठीक है, अब दोनों की विचारधारा क्या थी? अलग अलग थी। दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण क्या थे? दोनों के फॉलोअर्स, मतलब जो दोनों जो बात करने का, मतलब अपने समाज को चलाने का जो तरीका है दोनों का अलग अलग रहेगा। कैसे रहेगा इसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए समाजवादी है, समाजवादी, और इधर है पूंजीवादी, पूंजीवादी। ठीक है, दोनों के बारे में समझिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। क्या लेके बताता हूँ एग्जांपल के? जैसे देखिए, मान ले एक गाड़ी है और एक गाड़ी है, दोनों समझ लीजिए बारात की बस है। दोनों में लोग बैठे पड़े हैं, इसमें भी लोग बैठे पड़े हैं, इसमें भी लोग बैठे पड़े हैं। ठीक है, दोनों की बारात की बस है, दोनों के बैठे लोग बैठे हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक? बस थोड़ा बनाने की कोशिश करो। अब दोनों में बस लोग बैठे हैं, इसमें एक आदमी ऐसा बैठा है और उसमें भी सेम है। ठीक है, ये बैठे हुए। अब ये जो है ना, और ये दोनों एक पेशेंट है, मतलब एक जैसे पेशेंट है। एक जैसे का मतलब ये है कि दोनों की किडनी फेल है
और किडनी फेल होने में आपको पता है किडनी के बीमारी बहुत ख़राब है, आपको पता है भाव भैया वाला, पता ही हो आपको ड्रामा कि भैया किडनी की बीमारी है भैया, जितना बार क्या बोलते हैं भाव भैया, मैं तो याद नहीं आया मेरे को कि हाँ, किडनी का प्रॉब्लम बहुत ख़राब है भैया, जितना बार खाओ नहीं उससे ज़्यादा तो जाना पड़ता है, समझ में आ गया। तो वो डायलॉग है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वही दोनों की किडनी की प्रॉब्लम हो गई मान लो। तो अब मान लो कि ये समाजवादी की बस है और ये पूंजीवादी की बस है। अब ऐसे में क्या होना है कि अगर मान लो कि इस जैसे ये बस में बैठा, इसको आई अपना पता ही है, किडनी खराब होने पे इसको क्या आता है, एक नंबर आता है, ये बस को रुकवाता है, भैया बस रोक दे। बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें होता है, ये भी बोलता है बस को रोक दे, ठीक है भैया रोक दिया, रोक दिया। ये गया अपना भैया मूत्र स्वामी करके आए, वापस आया, तब तक ये क्या थे, बस रुकी हुई थी। लेकिन जब ये इसमें से जो निकला था वो वापस जब तक करके आया तब तक ये बस जा चुकी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये ना बताता है कि सबको साथ में लेके चलना है। ये बताता है कि जो चल रहा है उसको साथ में लेके चलना है, मतलब जो जा रहा है उसको साथ में ले जाओ और जो नहीं जा रहा है उसको छोड़ दो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये सबको साथ में लेके चलने की बात करता है। अब ऐसे में क्या था कि मान लो ये 10 बार भी नीचे उतरता है ना ये वाला व्यक्ति, तो इसके लिए बस 10 से बार रुकी रहेगी, तब तक रुकी रहेगी जब तक ये आ नहीं जाता। लेकिन इसमें क्या होगा, इस बस में ये प्रोसेस होगा कि अगर जैसे ही ये उतरा इसको छोड़ दिया जाएगा और ये बस टाइम पे पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, अपने डेस्टिनेशन पे। तो इसका मतलब क्या बताता है, इसका मतलब साफ बताता है ये कि देखिए कि अगर मान लो कि समाजवादी में और पूंजीवादी में दोनों में बात करें, तो जो विकास है ना, डेवलपमेंट जो है वो, इसका डेवलपमेंट तो क्या होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन क्या होगा, सबको साथ लेकर होगा। क्या होगा, सबको साथ लेकर। लेकिन इसमें जो विकास है, इसमें विकास कुछ लोगों का होगा। मान लो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे और कुछ लोग यहीं पे हैं, ठीक है। तो जिसका जो डेवलपमेंट है वैसे ही वो करते चला जाएगा। मान लो कि कुछ लोग का डेवलपमेंट क्या बहुत तेज़ी से हो रहा है, कुछ का धीरे हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि कौन सा भी देश ज़्यादा विकास करेगा, तो आप याद रखिएगा कि ये वाला देश बहुत तेज़ी से करेगा, लेकिन ये वाला जो करेगा ये संपूर्ण विकास कराएगा, और ये विकास कराएगा संपूर्ण विकास नहीं कराएगा। इसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है, लेकिन इसका क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। समाजवादी पूरे समाज को लेकर चलता है, पूंजीवादी कुछ लोगों को ही लेके चलता है, गिने चुने लोगों को। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। अब यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है कि विचारधारा, अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी, उदारवाद की थी और लोकतंत्र, मतलब ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी, उदारवाद क्या होता है, जो लिबरल टाइप के लोग होते हैं। कहता है ये अमेरिका के जो पूंजीवादी के तहत किसी देश के उत्पादन से जुड़े सभी फैसले लेने का अधिकार आम जनता के हाथ में होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो देश में निजी क्षेत्र पर पूरा स्वतंत्र दिया जाता है, मतलब जो प्राइवेट लैंड है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होता, आम लोग ही सब कुछ क्या करते हैं, इसके करते धरते होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र भी है, लोकतंत्र व्यवस्था आम जनता अपने शासकों को चुनने का काम करती है, ठीक है, क्लियर। ये भी पता है आपको कि डेमोक्रेसी होता क्या है, समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें सोवियत संघ, तो कहता है समाजवाद। समाजवाद में क्या है, इस प्रणाली में किसी देश के उत्पादन संबंधी सभी निर्णय अधिकारी मुख्य रूप से कौन लेता है, सरकार के हाथ में होता है, समझ में आ गया। कहता है साम्यवादी व्यवस्था में समानता पर आधारित सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए क्या है, राइट्स जो होते हैं वो इक्वल राइट्स होते हैं, मतलब एक के लिए नहीं, किसी के लिए ज़्यादा है किसी के लिए कम है, ठीक है। और सारा जो ध्यान है वो लोगों से नहीं बल्कि सारा काम गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये दोनों विचारधारा हो गई सोवियत संघ के। इसी विचारधारा के साथ आज हम टॉपिक के ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कल लास्ट टॉपिक लेकर आऊँगा मैं, उसमें आपके पूरे चैप्टर को क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, जो भी बचा कुछ होगा, ठीक है, क्लियर। इतना ही है। अच्छा चैप्टर लेंदी हो रहा है तो मेरे को बताइएगा, मैं एकदम माइंड मैप से आपको, अच्छा अभी शुरू में तो आप लेंदी पढ़ लो क्योंकि चीज़ें आपको मैंने हर चीज़ समझाई है इसमें, ठीक है। बाद में जब मैं एक बार और लेकर आऊँगा इस चैप्टर का टोटल रिवीजन लेकर आऊँगा, जिसमें सिर्फ माइंड मैप उठाऊँगा, जैसे ये वर्ड हो गया, ये वर्ड पे ही मैं आपको पूरा डील करता चला जाऊँगा, ठीक है। सोवियत संघ हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या कर दूँगा, वर्ड टू वर्ड डील करना शुरू कर दूँगा। उसमें क्या होगा, आपको मज़ा भी आएगा और थोड़ा समझने में भी मज़ा आएगा। अभी क्या मैंने एक एक पॉइंट को भी डील किया। अच्छा विचारधारा क्या होता है, थॉट्स होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना, मतलब लोगों की सोच क्या होती है, समझ में आ गया। तो वही देश की क्या सोच है, क्या थिंकिंग पे क्या विचारधारा का, थॉट्स कह सकते हो, आइडियोलॉजी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी भी कहते हैं, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब भैया देखो चैप्टर तो ख़त्म हो गया,
कुछ नहीं करना है आपको, जाओ नीचे और ये वाला वर्ड कर दो, देखो मिला हुआ तुम्हें कहीं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो तो मत करो क्योंकि इंस्टाग्राम तो है नहीं इसलिए क्या कर दो, शेयर कर दो, कमेंट ज़रूर करो कहाँ क्या दिक्कत हुई है। क्लियर। चलिए आज की सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।